पेंट में पोटी करने वाली सिंड्रेला परी। कुछ समय पहले की बात है। परी लोग के राज्य में सभी परियां एक साथ खुशी खुशी रहा करती थी और उन्हीं परियों में से एक परी थी सिंड्रेला, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। और सिंड्रेला परी को परी लोक में हर कोई बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चंचल और अच्छे स्वभाव की थी। तभी एक दिन सिंड्रेला परी पहाड़ी की ओर कुछ खूबसूरत फल तोड़ने गई होती है और उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ मेनका नाम की एक जादूगरनी रहा करती थी। और उस दिन भी मेनका अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने जादू का प्रयोग कर रही होती है कि तभी अचानक से मेनका जादूगरनी का पेट खराब हो जाता है और बूढ़ी होने की वजह से वो अपने पेंट में ही पोटी कर देती है। और ये देखकर सिंड्रेला परी जोर जोर से हंसने लगती है और सिंड्रेला परी को खुद पर हंसता देख मेनका जादूगरनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, दुष्ट परी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? अरे वो तो आज मेरा पेट खराब है, लेकिन ये तो सिर्फ एक आम परेशानी है जो हर किसी को हो जाती है, फिर चाहे वो जादूगरनी हो या तुम्हारी जैसी परी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे परीलोक में तो आज तक किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ है। ये सारी परेशानी तो बस तुम जैसे जादूगरनी को ही हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों का काम ही होता है गंदगी फैलाना। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जब भी कुछ खाएगी तो तेरा पेट उसी वक्त खराब हो जाएगा और तू भी इसी तरह पेंट में पोटी कर देगी। और तेरी इस हरकत की वजह से परीलोक में हर कोई तुझसे नफरत करने लगेगा और कोई भी तुझे पसंद नहीं करेगा। इतना कहकर वो जादूगरनी अपने घर के अंदर चली जाती है और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सिंड्रेला परी उस जादूगरनी से बहुत बार माफी मांगती है, लेकिन वो जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती और सिंड्रेला परी को निराश होकर वापस अपने परीलोक आना पड़ता है कि तभी रास्ते में उसकी एक दोस्त उसे मिल जाती है और वो सिंड्रेला परी से कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम्हें याद है ना, आज मेरा जन्मदिन है तो तुम्हें शाम को मेरे घर जरूर आना है। अपनी दोस्त के इतना कहने पर सिंड्रेला परी उससे कुछ नहीं कह पाती है और चुपचाप अपने घर की ओर चल देती है। और शाम होते ही सभी परियां तैयार होकर नैना परी के जन्मदिन में उपस्थित हो जाती हैं। तभी कुछ देर बाद सिंड्रेला परी भी तैयार होकर जन्मदिन में आ जाती है और सिंड्रेला परी को देखते ही नीलम परी कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम आ गई, चलो चलकर कुछ खाते हैं। नहीं, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भी भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज तुम सबको जितना मन चाहे उतना तुम खा सकते हो। और सिंड्रेला, तुम्हें तो खाने का कितना शौक है, तो चलो आज हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। इतना कहकर सभी परियां एक साथ मिलकर खाना खाने लगती हैं कि तभी खाना खाते ही सिंड्रेला परी के पेट में अचानक से गुड़गुड़ होने लगती है और वो कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पेट में तो बहुत तेज गुड़गुड़ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। इतना कहकर सिंड्रेला अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, लेकिन उसका पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने पेंट में ही पोटी कर देती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। और सभी परियां कहती है, अरे ये अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे मुझे तो लगता है कोई बिना फ्रेश हुए यहाँ पर आकर खाना ठूस रहा है और वही ये गंदगी भी फैला रहा है। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर सिंड्रेला परी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो बिना किसी से कुछ कहे नजरें झुकाए चुपचाप बैठी होती है। तभी नैना परी उससे कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? वैसे तो तुम इतनी उछलती कूदती रहती हो, पर आज तुम इतना अलग क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने घर जाकर आराम कर लूँ, फिर हम लोग कल एक साथ खूब मस्ती करेंगे। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाती है और अपने घर जाकर रोते हुए कहती है,
आज तो मैं बाल बाल बच गई, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर मेरे दोस्तों को मेरी इस परेशानी के बारे में पता चल जाएगा तो वो लोग मुझसे कभी बात नहीं करेंगे और मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं उन सबको अपनी इस परेशानी के बारे में कभी पता नहीं चलने दूंगी। और इसी तरह अगले दिन जब सिंड्रेला परी टहलने के लिए बगीचे में आती है तो उसी समय उसे आम के पेड़ पर एक बहुत ही स्वादिष्ट पीला आम नजर आता है, जिसे देखकर सिंड्रेला के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, अरे वाह, ये आम तो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, चलो इसे तोड़कर खाकर देखती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी जैसे ही वो आम तोड़कर खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी वक्त अचानक से उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो कहती है, अरे नहीं, फिर से वही परेशानी, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, घर चली जाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी जैसे ही अपने घर की ओर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में अपनी कुछ सहेलियां मिल जाती है और वो सिंड्रेला परी से कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम यहाँ? चलो अच्छा है तुम हमें यही मिल गई, वरना तो हम तुम्हें बुलाने तुम्हारे घर ही आ रहे थे। क्यों, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? नहीं नहीं, वो तो हम बस तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे। वैसे भी तुम कल रात से बहुत अलग नजर आ रही हो, क्या बात है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, चलो हम लोग एक साथ मिलकर कुछ खेलते हैं। इतना कहकर सभी परियां एक साथ मिलकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है और अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सिंड्रेला अपने पेट खराब के बारे में भूल ही जाती है कि तभी अचानक से सिंड्रेला के पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगता है और वो कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा पेट खराब है, अब मैं क्या करूं? सिंड्रेला इतना सोच रही होती है कि तभी अचानक से वो जोरदार पाद मारती है और पाद के साथ ही उसके पैंट में ही पोटी निकल जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ बदबू फैल जाती है और हर कोई सिंड्रेला को ही देखने लगता है। जिसके बाद सिंड्रेला की सभी सहेलियां उससे कहती है, हे भगवान, सिंड्रेला, तुम इतने गंदे काम कब से करने लगी हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? और नहीं तो क्या सिंड्रेला, और लगता है कल रात पार्टी में भी तुम ही ने गंद मचाया होगा। पता नहीं तुम कब से ऐसे गंदे काम करने लगी हो। मुझे तो तुमसे नफरत हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना इस गंदी बदबू से तो मेरी जान ही चली जाएगी। इतना कहकर सभी परियां वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सिंड्रेला परी भी रोते हुए अपने घर चली जाती है और कहती है, अब मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगी और न ही अपने घर से कहीं बाहर जाऊंगी, वरना अपनी इस परेशानी की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और हर कोई मुझसे नफरत करने लगेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती है और जब रानी परी को सिंड्रेला परी कई दिनों तक दिखाई नहीं देती है तो वो सिंड्रेला परी की दोस्तों से उसके बारे में पूछती है, अरे नीलम परी, क्या तुम्हें सिंड्रेला परी के बारे में कुछ पता है? क्योंकि कई दिनों से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है और मुझे उससे आज कुछ काम भी है। रानी परी के इतना कहते ही नीलम परी उन्हें सारी बातें बता देती है और कहती है, रानी परी, उस दिन से मैंने सिंड्रेला परी को फिर दोबारा कभी नहीं देखा और न ही मैं उससे मिलने उसके घर गई, इसलिए आज मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। आप सब परियां हमारी जिम्मेदारी हैं, इसलिए जब आपको कोई भी परेशानी हो तो आप सब सबसे पहले मेरे पास आकर अपनी परेशानी बताइए। मैं आप सब की परेशानी का हल जरूर निकालूंगी, लेकिन आप सबको भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप सब किसी की भी परेशानी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाएंगी, बल्कि उसकी सहायता करेंगी और यही हम परियों का असली फर्ज है। रानी माँ की ये बात सुनकर सभी परियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानी माँ से इस बात के लिए माफी मांगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी रानी माँ सिंड्रेला परी के घर जाती है और उससे कहती है, अरे सिंड्रेला परी, क्या बात है? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रानी परी के इतना कहते ही सिंड्रेला परी उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद रानी परी कहती है,
अच्छा, तो ये बात है। पर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। पर तुम्हें आइंदा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें किसी का भी इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना वो मजाक हम पर ही भारी पड़ जाता है। इतना कहकर रानी परी फूलों से बना एक रस सिंड्रेला परी को पीने के लिए देती है, जिसके पीते ही सिंड्रेला परी की सारी परेशानी दूर हो जाती है और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। और वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। और इस तरह सिंड्रेला परी के पेंट में पोटी करने की परेशानी दूर हो जाती है और वो फिर से एक बार अपने दोस्तों के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देती है। जादुई अनोखी सोने के बाल वाली बहनें। सावित्री अपनी 3 बेटी वृंदा, वानी और काजल के साथ रहती थी। सावित्री बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह बाजारों में लकड़ियां बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती थी। वहीं सावित्री की तीनों बेटियां भी उसके कामों में उसकी मदद किया करती थी। एक दिन, वानी और काजल, आज तुम दोनों अलग अलग बाजारों में जाना। काजल, तुम बाजार में लकड़ियां बेचने जाना और वानी, तुम बाजार में दूध बेचने जाना, क्योंकि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मुझे ही लकड़ियां काटने जंगल में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं। तुम माँ का अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह से काजल अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उसे बाजार में बेचने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वानी भी दूध लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। और अब बेचारी वृंदा अपनी माँ का ख्याल भी रखती है और जंगलों से लकड़ियाँ काट कर भी लाती है। शाम तक वानी और काजल भी लकड़ियाँ और दूध बेचकर घर वापस आ जाती है और वह देखती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तभी काजल वृंदा से कहती है, वृंदा, तुमने तो कहा था कि तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन माँ को तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। क्या माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई? वृंदा, नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों तुझे अच्छे से जानते हैं। तू एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। और तुझे काम न करना पड़े, इसलिए तूने हम दोनों को बाहर भेजा और अकेले यहाँ बैठकर मौज चुरा रही थी। अरे रे, ऐसा नहीं है मेरी बहन। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, तो ठीक है। कल से तुम दोनों माँ के साथ जंगलों में लकड़ियाँ काटने जाना और घर के सारे काम मैं अकेले ही कर लिया करूँगी। हाँ, ठीक है। तीनों बहनों की इस तरह आपस में बहस को देखकर सावित्री भी परेशान हो जाती है और अपनी तीनों बेटियों से बोलती है, बेटी, मैंने तुम तीनों में से कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला कि तुम तीनों मेरी मदद करो, तो फिर क्यों तुम तीनों बहनें हमेशा आपस में झगड़ती रहती हो? इसलिए अब से तुम तीनों में से किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपना सारा काम कर लिया करूँगी। नहीं माँ, आपकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप अभी आराम कीजिए। हम लोग है ना, हम लोग सारा काम कर लेंगे। वृंदा सावित्री की सबसे बड़ी बेटी थी और साथ ही वह दोनों बहनों से ज्यादा समझदार और दयालु थी। वहीं वानी और काजल एक नंबर की मतलबी और लालची थी। तभी इसी तरह अगले दिन वृंदा अकेले ही लकड़ियाँ और दूध बेचने के लिए बाजार जाती है। वहीं काजल और वानी घर में रहकर अपने माता की सेवा करती है। काजल, मैं माँ के पास बैठी हूँ, तू जब तक जाकर जंगलों से लकड़ियाँ काट ला। देखो वानी, जंगलों से लकड़ियाँ काट कर अकेले लाना, यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती। अरे, पर मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक को माँ के पास तो रहना होगा ना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जब कल माँ ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें काम करने देंगे और उनके साथ ही जाकर लकड़ियाँ काट कर लाएंगे। इसलिए आज हम दोनों यही बैठकर माँ की सेवा करते हैं। और इस तरह से आज वानी और काजल लकड़ियाँ काटने का कोई काम नहीं करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वानी और काजल में से कोई भी जंगल लकड़ियाँ काटने नहीं जाता है, जिस वजह से सावित्री का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वृंदा दूध बेचकर जंगल के रास्ते से आ रही होती है। तभी वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। तभी वृंदा उस औरत के पास जाती है और पानी के कुछ छींटे उसके मुंह पर मारती है। अम्मा, आप ठीक तो है ना अम्मा?
हाँ बेटी, अब मैं ठीक हूँ। वैसे अम्मा, आपको क्या हो गया था और आप इस तरह इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे बेटी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरी एक पोती के, और उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आई थी। लेकिन इस उम्र में इतना काम करने की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं यहीं पर बेहोश हो गई। कोई बात नहीं अम्मा, मुझे भी लकड़ियाँ काटनी आती है। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इस तरह वृंदा उस बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद लकड़ियाँ काटने लग जाती है। अब तो इसी तरह से हर रोज वृंदा दूध बेचकर आते समय उस बूढ़ी औरत की लकड़ियाँ काटने में मदद करती है, और यह सब देखकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। तभी ऐसे ही एक दिन जब वृंदा लकड़ियाँ काट रही होती है तो वह बूढ़ी अम्मा वृंदा के लंबे घने बालों को छूकर उससे कहती है, हे काले लंबे सुनहरे बाल, बन जा तू सोने के बाल। और तभी उस बूढ़ी अम्मा के कहते ही वृंदा के बाल जादुई सोने के बालों में बदल जाता है। तभी वृंदा उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अरे अम्मा, आपने ये जादू कैसे किया जिससे मेरे बाल सोने के बन गए? तभी वह बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, वृंदा, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ जो यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की परीक्षा लेने आई थी, और मैंने ही तुम्हारी माँ की तबीयत खराब की थी ताकि मैं तुम तीनों बहनों की परीक्षा ले सकूं, और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। इसलिए मैंने तुम्हारे बालों को जादुई सोने के बाल में बदल दिए हैं, और इस तरह जादुई सोने के बालों से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। और उसके बाद वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के वहाँ से जाते ही वृंदा के बाल फिर से काले साधारण बालों में बदल जाता है। तभी वृंदा कहती है, अरे यह क्या, जब तक वह परी यहाँ थी तब तक तो मेरे बाल सोने के थे, और उनके जाते ही मेरे बाल फिर से साधारण हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाल सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सोने के थे और मैंने वह वक्त भी गवा दिया? यह बोलकर वृंदा अपने घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसकी दोनों बहनें उसके माँ के पास बैठी हुई है। तभी वह कहती है, वानी और काजल, तुम दोनों यह मत सोचना कि मैं बड़ी होने की वजह से तुम दोनों पर धौंस जमा रही हूँ। तुम दोनों माँ का ख्याल तो बहुत अच्छे से रख रही हो, लेकिन तुम दोनों लकड़ियाँ काटने का काम ठीक से नहीं कर रही हो। इस वजह से हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वृंदा, लगता है तुम्हारे लिए माँ से बढ़कर पैसा है। तभी सावित्री एकदम से ठीक हो जाती है, और जब वह काजल की बात को सुनती है तो गुस्से से बोलती है, अरे तुम दोनों एक नंबर की कामचोर हो। तुम दोनों को कुछ काम न करना पड़े इसलिए तुम दोनों यहाँ मेरे पास बैठी रहती हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से सावित्री वानी और काजल को डांट देती है, जिसकी वजह से काजल और वानी वृंदा से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी दोनों बहनों को नाराज देखकर वृंदा अपने जादुई बालों से कहती है, हे जादुई सोने के बाल, अगर तेरे अंदर जादू है तो तू मुझे रास्ता दिखा, जिससे मैं अपनी दोनों बहनों को सही रास्ते पर लेकर आऊं। वृंदा के इतना कहते ही वृंदा के जादुई सोने के बाल बोलता है, तुम्हारी बहनें कामचोर के साथ साथ लालची भी हैं। अगर तुम अपने बालों की तरह उन दोनों के बाल भी सोने के कर दोगी तो वो तुमसे कभी नाराज नहीं होगी, और वह दोनों वही करेगी जो उनके जादुई बाल उनसे कहेंगे। लेकिन जादुई बाल, लेकिन मैं अपने बहनों के बालों को जादुई सोने के बाल कैसे बनाऊं? क्योंकि मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। अरे उसी मंत्र से जिससे तुम्हारे बाल भी जादुई सोने के हुए थे। जादुई बालों के कहने पर वृंदा को परी का वो मंत्र याद आता है। तभी वृंदा अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और अपनी दोनों बहनों के बालों को पकड़कर कहती है, हे काले लंबे सुनहरे बाल, बन जा तू सोने के बाल। वृंदा के ऐसा बोलते ही वानी और काजल के बाल भी जादुई सोने के बाल बन जाते हैं, और जादुई सोने के बाल पाने के बाद काजल और वानी भी पूरी तरह से बदल जाती है
और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और जादुई बालों के कहने पर काजल और वानी वृंदा से माफी मांगती है। वृंदा, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया क्योंकि तुम माँ की लाडली थी और तुम घर का सारा काम करती थी, इसलिए हम दोनों तुझसे जलते थे। हाँ वृंदा, तुम मुझे भी माफ कर दो। तुम हमसे बड़ी हो, लेकिन हमने तुम्हारी कभी भी इज्जत नहीं की और हमेशा तुमसे जलती रही। तुमने उस परी के मंत्र से हमारे बालों को भी जादुई बना दिया। तुम बहुत अच्छी हो वृंदा। उन तीनों बहनों के बाल जादुई सोने के बाल बन जाते हैं और जब वो तीनों बहनें जंगलों में लकड़ियाँ काटने जाती और उनके जादुई सोने के बाल अपने जादू से सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं, तभी वृंदा कहती है, काजल और वानी, हमारे बाल जादुई सोने के हैं, इसलिए इसकी जादू से ये लकड़ियाँ अपने आप कटकर यहाँ इकट्ठा हो गई। इसलिए हमें अपने इन जादुई सोने के बालों से गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। शायद तभी परी ने हमें यह जादुई बाल दिए हैं। वृंदा की बात सुनकर काजल और वानी भी उसके इस बात से सहमत होती है और अब वह अलग अलग गांव में जाकर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है और इसी तरह से वो तीनों बहनें अपनी माँ को एक खुशहाल जिंदगी देती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है राधा का लहंगा और लाल हिल्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में राधा नाम की एक हंसमुख और प्यारी लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद राधा के पिता ने माधुरी नाम की एक दूसरी औरत से शादी कर ली। माधुरी की पहले से ही एक बेटी थी, चकोर। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन राधा के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद चकोर और माधुरी राधा पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझी? माँ, इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं रहूंगी। बेटी, अब से इस मनहूस का सब कुछ तुम्हारा ही है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। और सुन नौकरानी, अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर राधा फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के तबेले में रहने चली जाती है। राधा की सौतेली माँ और बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। राधा बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो गांव की सभी लड़कियां, ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार सम्राट अशोक अपने लिए सुंदर और सुशील जीवन संगनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं चकोर ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है बेटी तुमने। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए लहंगे और सैंडल भी तो लाना है। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी चलो।
राधा वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। राधा का भी सभा में जाने का बहुत मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वो कुछ नहीं बोली। इधर चकोर सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का लहंगा बनवाया। वह हर रोज अपने उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी, राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। चकोर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने उठते ही राधा को बुलाया। राधा, राधा, जल्दी आओ, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लहंगे को प्रेस कर दो और मेरी सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चकोर सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारी करने लगती है। चकोर अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए रखना। तभी राधा डरते डरते अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शक्ल देखी है अपनी, बरियाई सभा में जाने वाली। राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उसके जाने के बाद राधा घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियां कितनी खुशी खुशी सभा में गई हैं, और एक मैं हूँ कि यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। राधा रो ही रही थी कि तभी कमरे में एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी राधा, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और उसे एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। राधा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहन रखा था और एक खूबसूरत सी सैंडल भी पहन रखी थी। अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजने के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। अब तुम जाओ। राधा परी को धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। राधा जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर राधा पर ही टिकी रहती है। राधा पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। वाकई इसके बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और माँ भी नहीं पहचान सकी और हैरानी से राधा की तरफ ही देख रही थी। राधा भी आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर राधा पर गई। राजकुमार को राधा पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उसके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। राधा खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक राधा की नजर दीवार पर टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। राधा वहाँ से भागने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन राधा राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती और घर की तरफ भागती है। तभी भागते हुए उसकी एक सैंडल वहीं महल में छूट जाती है, जो राधा के भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर राधा राजकुमार के ही ख्यालों में खोए रहती है।
पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितनी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और मैं एक मामूली सी नौकरानी, हमारा कोई मेल नहीं है। राधा रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा था। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिरकार पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर राधा के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी चकोर का ही है। मैंने ही उसे यह सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस सैंडल को चकोर को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल नहीं आते हैं। फिर भी चकोर बोलती है, हाँ हाँ, मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, यह सैंडल मेरी ही है, मेरे पैरों में भी आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही राधा पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस लाल सैंडल को पहनकर दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को ये सैंडल कहाँ से आएगी? बेचारी ने जिंदगी में आज तक सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं होगा। तुम चुप करो, इस राज के राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। राधा जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये लाल सैंडल आपका है? जी, यह मेरा ही सैंडल है। फिर राधा को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। राधा को देखकर राजकुमार कहते हैं, तुम ही वो रात वाली प्यारी लड़की हो? तुम सभा से चली क्यों गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तुम मिल गई हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा शर्माते हुए हाँ कर देती है और खुशी खुशी दोनों शादी करके रहने लगते हैं।